मूवी के शुरू में हम लोग मैथ्यू नाम के एक लड़के को देख पाते हैं। वो एक अमेरिकन है और फ्रेंच सीखने के लिए पेरिस में आया है। मूवी में 1968 का टाइम दिखाया गया है, जब फ्रेंच गवर्नमेंट और स्टूडेंट के बीच दंगे चल रहे थे। एक दिन कुछ स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब मैथ्यू पहली बार इजाबेल से मिलता है। इजाबेल कहती है, मैंने तुम्हें यहाँ पहले भी देखा है, तुम अकेले ही घूमते रहते हो पर किसी से बात नहीं करते। तब मैथ्यू कहता है, मैं अमेरिका से आया हूँ, इधर किसी को जानता नहीं हूँ और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। इजाबेल उसके भाई थियो से मैथ्यू को इंट्रोड्यूस करवाती है। इजाबेल और थियो ट्विंस हैं। ये तीनों मूवीज बहुत पसंद करते हैं, इसलिए इन लोगों में फ्रेंडशिप हो जाती है। इसी दौरान पुलिस आ जाते हैं तो सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। घर लौटते टाइम इन तीनों में और भी बातें होती है। मैथ्यू बहुत खुश था क्योंकि फाइनली उसे दो फ्रेंड्स मिला है। इजाबेल और थियो अपना फूड मैथ्यू के साथ शेयर करते हैं, जिससे इनका बॉन्डिंग और भी बढ़ता है। होटल पहुंच के मैथ्यू उसकी मॉम को लेटर लिखता है, उन्हें इजाबेल और थियो के बारे में भी बताता है। अगली सुबह थियो का कॉल आता है, वो उसे उसके घर पे डिनर के लिए इनवाइट करता है। उनका घर देख के मैथ्यू सरप्राइज्ड हो जाता है। मैथ्यू उसकी मॉम से मिलता है, वो उससे मिलके बहुत खुश होती है। फिर इजाबेल उसे अपने डैड से मिलाने ले जाती है। उसका डैड एक फेमस फ्रेंच ऑथर है। डिनर टेबल पे उसके डैड लिटरेचर, पोइट्री, देन इंस्पिरेशन, ये सब के ऊपर भाषण दे रहे थे, लेकिन मैथ्यू का ध्यान उस पर नहीं था। वो इजाबेल के लाइटर के साथ खेल रहा था, इसलिए उसके डैड मैथ्यू पे नाराज हो जाते हैं। पर मैथ्यू भी स्मार्ट है, वो कहता है, क्या आपने कभी नोटिस की है इस लाइटर के साथ ये टेबल क्लॉथ परफेक्टली मैच हो रहा है। इसका शेप इस रूम के बाकी सामान के साथ एक पर्टिकुलर वे में मैच करता है। दैट्स वाई मुझे लगता है इस दुनिया के हर एक चीज में एक सिमिलरिटी है, जो मुझे आज रियलाइज हुआ। मैं अब तक वही सोच रहा था। इन सब बातों से उनके डैड बहुत इम्प्रेस्ड होते हैं। उन्हें मैथ्यू बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। वो कहते हैं, काश थियो भी ऐसा होता। असल में थियो और उसके डैड की बनती नहीं है। थियो पूरी तरह से पॉलिटिक्स में घुस चुका है, उसे फ्रीडम चाहिए, इसलिए वो रैलीज और दंगों को सपोर्ट करता है। बट उसके फादर शांत स्वभाव के हैं, उन्हें पीस पसंद है। डिनर टेबल पर ही बाप बेटे में बहस होने लगती है। थियो की मॉम मैटर को संभालती है। अगली सुबह वो दोनों किसी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाने वाले हैं, इसलिए थियो और इजाबेल के लिए कुछ चेक्स छोड़ के जाते हैं। ये दोनों रात में मैथ्यू को उनके घर रुकने के लिए कहते हैं। थियो उसे उसका रूम दिखा देता है। आधी रात को मैथ्यू वॉशरूम जाता है, फिर रूम में लौटते टाइम उसे थियो के रूम का दरवाजा खुला हुआ दिखता है। उधर थियो और इजाबेल एक साथ सोए थे, दोनों ही नेकेड थे। भाई बहन को इस हाल में देखकर उसे अजीब लगता है। दिन अपने रूम में आकर वो सो जाता है। सुबह थियो के मॉम डैड चले जाते हैं। उधर इजाबेल मैथ्यू को जगाती है। मैथ्यू उसे देखकर शर्मा जाता है क्योंकि वो बस अंडरवेयर में था। इजाबेल उसे जल्दी बेड से उठने के लिए बोल के चली जाती है। फिर जब वो ब्रश कर रहा था, तब इजाबेल उसके लिप्स को टच करने लगती है। उसके लिप्स बहुत रेड थे, इसलिए इजाबेल को बहुत पसंद थे। वो उसे लिपस्टिक लगाने जाती है। ये देखकर मैथ्यू जल्दी से वहाँ से निकलने लगता है, पर थियो उसे रोकता है। वो सबके सामने ही कपड़े उतार के नहाने लगता है, जो मैथ्यू को बहुत ऑकवर्ड लगता है। थियो कहता है, हमारे पेरेंट्स 1 महीने तक नहीं आएंगे, इसलिए तुम हमारे साथ ही रहो। मैथ्यू सेड, तुम मुझे सिर्फ 2 दिन पहले मिले हो, मुझे ठीक से जानते भी नहीं हो। इस पे थियो कहता है, तुम्हें ठीक से जानने के लिए ही हमारे साथ रहने के लिए कह रहा हूँ। देन मैथ्यू इजाबेल से पूछता है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इजाबेल कहती है, ये आइडिया मेरा ही था। मैथ्यू अब से उनके साथ ही रहने लगता है। एक दिन उसके और थियो के बीच कीटन एंड चार्ली चैपलिन को लेकर बहस हो रही थी। तब इजाबेल उन्हें शांत करके एक एक्टिंग करके दिखाती है। ये गेम थियो एंड इजाबेल अक्सर खेला करते हैं, जिसमें वो किसी पुरानी मूवी की सीन एक्ट करके दिखाते हैं और सामने वाले को उस मूवी का नाम बताना पड़ता है। अगर सामने वाला जवाब नहीं दे पाता तो उसे एक डेयर करना पड़ता है। इजाबेल ने जिस मूवी का सीन एक्ट की थी वो मूवी बहुत ही पुराना था, पर फिर भी मैथ्यू मूवी का नाम बता देता है। इससे वो दोनों बहुत ही इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं, इतने दिनों से हम दोनों तुम जैसे ही किसी फ्रेंड को ढूंढ रहे थे जिसके साथ हमें एक डेयर करना है। असल में एक पुराने मूवी का सीन ये दोनों रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं।
ये फैंटेसी है उनकी। उस सीन में तीन दोस्त एक आर्ट गैलरी में रेस कर रहे थे। ये सेम चीज़ ये तीनों करेंगे और उनके रिकॉर्ड को भी तोड़ेंगे। मैथ्यू मना करता है क्योंकि अगर वो पकड़ा जाएगा तो उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा, पर बाद में मान जाता है। तीनों रेस लगाते हैं और पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ देते हैं। घर लौटते टाइम बारिश हो रही थी, तीनों ही भीग गए थे। थियो उसे अपने रूम में बुलाता है, पहनने के लिए कुछ कपड़े देता है और उसके सामने ही ड्रेस चेंज करने लगता है। फिर जब वो ड्रिंक लाने जाता है तब उसके कबर्ड में से मैथ्यू को कुछ फोटोग्राफ्स मिलता है। उसमें से इजाबेल की फोटो वो ले लेता है, पैंट के अंदर छुपा के रखता है। थियो ड्रिंक लेके वापस आता है। इस टाइम इजाबेल भी आके वो ही गेम खेलने लगती है। वो एक सीन एक्ट करके दिखाती है, पर थियो उस मूवी का नाम बता नहीं पाता, तो उसे एक डेयर करना होगा। इजाबेल उसे एक फोटो को देखकर सबके सामने मैस्टरबेट करने के लिए कहती है। थियो बिना प्रोटेस्ट किए ये काम करता है। दिन थियो एंड मैथ्यू एक बार में जाते हैं। उधर मैथ्यू कहता है, मेरी भी दो बड़ी बहनें हैं, वो लोग कभी मुझे उनके सामने मैस्टरबेट करने नहीं बोलती। ऊपर से मैंने तुम दोनों को बेड पे एक साथ सोते हुए देखा है, वो भी नेकेड। आखिर तुम भाई बहन में ये सब चल क्या रहा है? देन थियो कहता है, हम दोनों ट्विंस हैं। पैदा होने के टाइम हम एक साथ जुड़े हुए थे। हम दोनों की बॉडी अलग है, पर दिमाग से हम दोनों एक हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। फिर एक दिन थियो उन दोनों को एक एक्ट करके दिखाता है, बट वो दोनों मूवी का नाम बता नहीं पाते। तो थियो उन्हें भी डेयर देता है कि उन्हें थियो के सामने इंटीमेट होना होगा। इजाबेल मान जाती है और दोनों के सामने कपड़े उतारने लगती है, पर मैथ्यू मना करता है, लेकिन फोर्स करने पर वो भी मान जाता है। उसके पेन के अंदर से इजाबेल की फोटो मिलती है, जो देखकर वो दोनों बहुत हंसते हैं। ये दोनों थियो के सामने इंटीमेट होते हैं और थियो कुकिंग करने लगता है। इस टाइम हम व्यूअर्स देखते हैं कि इजाबेल अभी तक वर्जिन है। दैट मीन्स थियो और इजाबेल सिर्फ एक साथ सोते हैं, इसके आगे वो लोग कुछ नहीं करते। मैथ्यू इजाबेल से पूछता है, अगर तुम्हारे और थियो के बारे में तुम्हारे पेरेंट्स को कभी पता चले तो तुम क्या करोगी? तब इजाबेल कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा, और अगर बाई चांस ऐसा हुआ तो मैं सुइसाइड कर लूंगी। दैट मीन्स इजाबेल नहीं चाहती समाज को उसके और थियो के बारे में पता चले। भाई बहन को इस हाल में देखना सोसाइटी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, और दोनों ही अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए नहीं चाहते सोसाइटी उनका मजाक उड़ाए। कुछ खाने के लिए मैथ्यू किचन में जाता है। इसी दौरान थियो आके इजाबेल के पास लेट जाता है। तब मैथ्यू थियो को थैंक्स कहता है, क्योंकि अब वो भी खुद को इजाबेल और थियो का हिस्सा मानने लगा है। बट थियो ये क्लियर कर देता है कि वो और इजाबेल एक है, उनके बीच कोई नहीं आ सकता। मैथ्यू सिर्फ एक अच्छा दोस्त है और हमेशा दोस्त ही रहेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके कुछ दिनों बाद उनके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं जो उनके डैड उन्हें दे के गए थे। घर पे जो बचा था उससे इजाबेल कुछ खाना बनाती है, पर वो इतना बेकार था कि कोई खा नहीं पाता। थियो जाके डस्टबिन से कुछ उठा के लाता है, जिसके अंदर से एक केला निकलता है। तीनों उस एक केले को शेयर करके खाते हैं। खर्चा चलाने के लिए ये लोग छोटा मोटा जॉब करते हैं। एक दिन ये लोग एक साथ नहा रहे थे, तब थियो और मैथ्यू में बहस हो जाती है। अमेरिकन्स वियतनाम में वार कर रहे हैं। वो लोग किसान और छोटे बच्चों को मार रहे हैं, उनका खेत जला दे रहे हैं। ये सब थियो को पसंद नहीं, इसलिए वो सारे अमेरिकन्स को ब्लेम करता है। देन मैथ्यू कहता है, हमारे प्रेसिडेंट हमें फोर्स करते हैं वार में जाने के लिए, ना गए तो जेल में भेज दिया जाता है। मेरे सारे दोस्त वार में गए हैं। मैं लकी हूँ कि अमेरिका से भाग पाया और यहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। मैथ्यू वायलेंस पे बिलीव नहीं करता। उसे लगता है किसी चीज की प्रोटेस्ट शांति से सिस्टमेटिकली हो सकता है। इजाबेल इनकी बहस रोक देती है और मैथ्यू से पूछती है, तुम कहते हो कि तुम हम दोनों से प्यार करते हो, पर इस बात की कोई प्रूफ क्या तुम दे सकते हो? मैथ्यू कहता है, तुम्हें क्या प्रूफ चाहिए? तब ये दोनों मिलके मैथ्यू का प्यूबिक हेयर काटने लगते हैं। मैथ्यू अब गुस्सा हो जाता है, वो काटने नहीं देता। वो कहता है, तुम दोनों सिर्फ शरीर से बड़े हुए हो, दिमाग अभी भी बच्चों जैसा ही है। तुम दोनों एक साथ सोते हो, एक साथ नहाते हो, ठीक जैसे बच्चे करते हैं। ये तुम दोनों के लिए एक गेम है, बट ऐसे तुम दोनों कभी मैच्योर नहीं हो पाओगे। वो इजाबेल से पूछता है,
कभी तुम किसी लड़के के साथ डेट पे गई हो? वो कहती है नहीं। थियो के अलावा वो और किसी लड़के के साथ कभी बाहर नहीं गई। मैथ्यू उसे डेट पे इनवाइट करता है। वो दोनों डिनर के लिए जाते हैं। देन नाइट शो पे मूवी देखते हैं। घर वापस आके देखते हैं थियो उसके कमरे में एक लड़की के साथ है। दोनों इंटीमेट होते हैं और उसकी आवाज़ सुन के इज़ाबेल परेशान हो जाती है। वो जेलस फील करती है और मैथ्यू को उसके रूम से निकल जाने के लिए कहती है। अगले दिन फिर से थियो और मैथ्यू में बहस हो रही थी। थियो रेवोल्यूशन के ऊपर भाषण दे रहा था। तब मैथ्यू कहता है, तुम बस बड़ी बड़ी बातें करते हो, पर तुम कभी खुद जाके प्रोटेस्ट नहीं करते। ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। रास्ते पे जाना पड़ता है, सबके साथ निकल के रेवोल्यूशन में पार्ट लेना पड़ता है। तब इज़ाबेल आके उन्हें ड्राइंग रूम में ले जाती है। वो जब छोटे थे तब ऐसा टेंट बनाते थे और उसके अंदर ही सोते थे। ये तीनों इस टेंट के अंदर सो जाते हैं। सुबह उनके पेरेंट्स वापस आते हैं। उन तीनों को टेंट के अंदर नेकेड देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें वो नहीं उठाते। उनके लिए एक चेक लिखकर टेबल पे रख के चले जाते हैं। इज़ाबेल जब उठती है तब उसे चेक मिलता है। वो समझ जाती है उसके मॉम डैड आए थे और उन्हें सब पता चल चुका है। वो उसके पेरेंट्स को फिर से फेस नहीं कर पाएगी। वो डिसाइड करती है कि सुसाइड करेगी, इसलिए गैस लीक करके फिर से उनके पास लेट जाती है। लेकिन इस टाइम नीचे रेवोल्यूशन चल रही है। उसमें से एक पत्थर आके विंडो टूट जाता है। थियो और मैथ्यू उठ जाते हैं। मैथ्यू पूछता है, ये स्मेल किसकी है? इज़ाबेल कहती है, ये टीयर गैस है। ये तीनों रेवोल्यूशन में शामिल हो जाते हैं। अब वो भी पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं। इनमें से कुछ लोग पुलिस के ऊपर बॉम्ब फेंकने का प्लान बना रहे थे। थियो उनके साथ भिड़ जाता है। मैथ्यू उसे रोकने की कोशिश करता है, पर थियो नहीं सुनता। इज़ाबेल भी उसके साथ चली जाती है, लेकिन मैथ्यू इन सब में पार्ट नहीं ले सकता, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। दिन पुलिस भीड़ के ऊपर चार्ज करती है और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। मूवी के एंड में जो रेवोल्यूशन दिखाया गया है वो असल में सोसाइटी के खिलाफ इज़ाबेल और मैथ्यू का रेवोल्यूशन है। डायरेक्टर हम व्यूअर्स को यही समझाना चाहते हैं। इज़ाबेल अपने डैड से डरती थी, लेकिन जब उन्हें ही सब पता चल गया तब उसे और किसी बात की डर नहीं है। वो सोसाइटी के खिलाफ थियो के साथ रह सकती है। इतनी हिम्मत है अब उसमें। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पर कभी एक दूसरे को बता नहीं पाए। लेकिन एक दूसरे को किसी और के साथ देखकर हमेशा जेलस फील करते थे। अब क्योंकि मैथ्यू इसमें उनका साथ नहीं दे सकता, इसलिए वो उनकी लाइफ से चला जाता है।